कभी सोचा है कि सुपरमार्केट में चेकआउट काउंटर या एयरपोर्ट पर सामान वाला कन्वेयर बेल्ट इतनी आसानी से कैसे चलता है? आज हम उन अनदेखी ताकतों के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं जो इन सभी सिस्टम्स को चलाती हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले तनाव के अंतर को समझेंगे, फिर आइटलवाइन सीमा पर बात करेंगे, घर्षण के कारकों और लपेट कोण को जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इन सबको संतुलित कैसे किया जाता है। तो ये सब काम कैसे करता है, इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट से होती है। ड्राइव पुली के दोनों तरफ का तनाव कभी एक जैसा नहीं होता। जरा सोचिए कि बेल्ट पुली के चारों ओर घूम रही है। जिस तरफ से बेल्ट पुली में दाखिल होती है वो हमेशा कसकर खिंची हुई होती है। इसे हम T1 यानी टाइट साइड कहते हैं, और जिस तरफ से वो बाहर निकलती है वो थोड़ी ढीली होती है। ये है T2 यानी स्लैक साइड। तो T1 और T2 के बीच का ये जो फर्क है ना, यही असली हीरो है। इसी से वो ताकत पैदा होती है जो बेल्ट को आगे खींचती है। इस काम की ताकत को पेरिफेरल फोर्स कहते हैं, और असल में सारा काम यही करती है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर एक तरफ खिंचाव ज्यादा है तो बेल्ट बस फिसल क्यों नहीं जाती? यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत जरूरी नियम, आइटलवाइन लिमिट, सामने आता है। ये समीकरण, जिसे आइटलवाइन समीकरण कहते हैं, हमें बिल्कुल ठीक बताता है कि कोई भी सिस्टम फिसलने से पहले कितना तनाव झेल सकता है। ये असल में पकड़ के लिए एक तरह की गणित की नियम किताब है। और अगर आप इस सीमा को लांघते हैं तो होता है स्लिप यानी फिसलन। बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्फीली सड़क पर गाड़ी के पहिए तो घूमते रहते हैं पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। स्लिप के अलावा एक और चीज होती है, थोड़ी अलग, जिसे क्रीप कहते हैं। आप इसे एक रबर बैंड की तरह समझ सकते हैं। जब आप उसे खींचते हैं और छोड़ते हैं तो वो थोड़ा खिसकता है। बेल्ट के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। और हाँ, इससे कभी-कभी एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज भी आ सकती है। तो चलिए अब उस आइटलवाइन समीकरण के पहले हिस्से को जरा गहराई से समझते हैं, म्यू यानी घर्षण गुणांक। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि पुली किस चीज से बनी है, बल्कि माहौल कैसा है। क्या वो जगह साफ है, सूखी है, या फिर कीचड़ वाली कंस्ट्रक्शन साइट है? क्या वहां नमी है, तापमान कितना है? ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि पकड़ कितनी मजबूत होगी। इस टेबल पर एक नजर डालिए। देखिए, सादा स्टील जब गीला और गंदा हो जाता है तो उसकी पकड़ कितनी ज्यादा कम हो जाती है, जबकि सिरेमिक सतहें उन्हीं हालातों में कहीं बेहतर काम करती हैं। इसीलिए सही मटेरियल चुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो घर्षण की बात तो हो गई। अब आते हैं समीकरण के दूसरे जरूरी हिस्से पर, अल्फा यानी लपेट कोण या एंगल ऑफ रैप। बात सीधी सी है, बेल्ट जितना ज्यादा पुली को छुएगा पकड़ उतनी ही मजबूत होगी, और इंजीनियर्स इसी संपर्क को बढ़ाने के लिए कमाल के तरीके अपनाते हैं, जैसे कि स्नब पुली लगाना या फिर ड्यूअल पुली सिस्टम का इस्तेमाल करना। और इसका असर देखिए कितना जबरदस्त होता है। एक सामान्य सेटअप में बेल्ट पुली को 180 डिग्री तक छूती है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी स्नब पुली लगा देने से यह बढ़कर 230 डिग्री हो जाता है। यह पकड़ में बहुत बड़ा उछाल है। और कुछ खास मामलों में 2 ड्राइव पुली लगाकर इस कोण को 450 डिग्री तक बढ़ाया जा सकता है। सोचिए, पुली के चारों ओर एक पूरे चक्कर से भी ज्यादा। तो अब हमारे पास 2 चीजें हैं, घर्षण यानी म्यू और लपेट कोण यानी अल्फा। चलिए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर सिस्टम के परफॉर्मेंस को कैसे तय करते हैं। ये पूरा खेल एक संतुलन का है, और ये ग्राफ जो सीधे सोर्स मटेरियल से लिया गया है हमें वही संतुलन दिखाता है। ये बताता है कि कैसे इंजीनियर्स को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए घर्षण और लपेट कोण का सही तालमेल बिठाना पड़ता है। इस ग्राफ से पहली मजेदार बात जो पता चलती है वो ये कि हमेशा ज्यादा घर्षण बेहतर नहीं होता। मतलब एक हद के बाद सतह को और ज्यादा पकड़ वाला बनाने से कुछ खास फायदा नहीं मिलता। और इसके ठीक उलट, अगर हालात फिसलन भरे हैं जहां घर्षण बहुत कम है तो सबसे कारगर तरीका होता है लपेट कोण को बढ़ाना। इसका मतलब यह है कि किसी भी समस्या का सिर्फ एक सही हल नहीं होता। इंजीनियर्स के पास विकल्प होते हैं। वो चाहें तो एक महंगी हाई फ्रिक्शन वाली पुली इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक स्मार्ट डिजाइन से लपेट कोण बढ़ाकर भी वही नतीजा पा सकते हैं। ये सब लागत, माहौल और जरूरी परफॉर्मेंस के बीच सही तालमेल बिठाने का खेल है। तो अगली बार जब कोई कन्वेयर बेल्ट आपके सामने से गुजरे तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक घूमती हुई पट्टी नहीं है,
वो तनाव, घर्षण और ज्यामिति का एक बहुत ही बारीकी से साधा गया संतुलन है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की नींव भी अक्सर भौतिकी के सबसे सरल और बुनियादी सिद्धांतों पर ही टिकी होती है।